दिस इज़ एडवोकेट दृष्टि एंड दोस्तों आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं सेक्शन 4 और 5 के बारे में। इससे पहले हमने सेक्शन 3 तक कवर कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी बना चुके हैं। तो आज की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आप हमसे जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपना जो भी कुछ भी सजेशंस हैं वो भी आप दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लेना पड़ेगा बेयर एक्ट अपने पास। तो अगर आप बेयर एक्ट से रेफ़र करते रहेंगे तो आपको और क्लैरिटी मेंटेन होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 4 बताता है हमें प्रिजम्पशंस के बारे में। प्रिजम्पशंस मतलब उपधारणाएं जो कोर्ट इन्फर करता है या कोर्ट किसी भी सर्कमस्टेंस पर एक निष्कर्ष निकालता है, मतलब एक कंक्लूजन निकालता है। गिवन सर्कमस्टेंसेस में अगर कोर्ट अपने आप एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करता है, वही होती हैं प्रिजम्पशंस। अब ये प्रिजम्पशन सेक्शन 4 में दे रखी हैं, तो ये 3 तरीके की होती हैं। एक होती है मे प्रिज्यूम, एक होती है शैल प्रिज्यूम और एक होती है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो चलिए जान लेते हैं इनका क्या मतलब होता है। अब मे प्रिज्यूम में होता है डिस्क्रिशनरी पावर, जहाँ पे कोर्ट की ऑप्शनल पावर होती है कि वो कुछ फैक्ट्स अज्यूम भी कर सकता है और कुछ फैक्ट्स अज्यूम नहीं कर सकता। एक तरीके का ऑप्शन दे दिया जाता है। कोर्ट का स्वविवेक है कि वो ऑल्टर भी कर सकता है, उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और डिनाई भी कर सकता है। इसके अलावा शैल प्रिज्यूम होता है जब मैंडेटरी पावर होती है, मतलब कोर्ट के पास कुछ डायरेक्शंस दे दी जाती हैं जहाँ पे वो उसे अज्यूम करना ही पड़ेगा, बाउंड है कोर्ट, राइट। इसके अलावा कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या होता है, जब गिवन सर्कमस्टेंस में कोर्ट किसी फैक्ट पर पूरा निष्कर्ष निकाल लेता है और फाइनल मानता है, उसके अलावा कोर्ट कुछ भी अलाउ नहीं करता है, तो वो हो जाता है हमारा कॉन्क्लूसिव प्रूफ। अब नेचर मैंने आपको बता दी, मे डिस्क्रिशनरी है, ये मैंडेटरी है और ये बिल्कुल फाइनल होती है। अब चलिए जान लेते हैं कि इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब कोर्ट कुछ भी फैक्ट्स हमेशा प्रूव मानेगा, साबित मानेगा, जब तक कि उसे डिसप्रूव ना किया गया हो। अब डिसप्रूव्ड आप बताइएगा कि कौन से सेक्शन में पुरानी वीडियोस में रेफ़र किया गया है। इससे आपका पार्टिसिपेशन बना रहेगा और एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। तो जब तक कुछ भी डिसप्रूव ना किया गया हो तब तक वो मे प्रिज्यूम माना जाएगा। और इसमें एक चीज़ और है, प्रोवाइडेड, जैसा भी स्टैट्यूट ने प्रोवाइड किया है तो उन्हीं सर्कमस्टेंस में मे माना जाएगा, मे प्रिज्यूम, राइट। अब कुछ केसेस दे रखे हैं, हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं जो बताते हैं हमें मे प्रिज्यूम के बारे में। सेक्शन 86, सेक्शन 87, सेक्शन 88, सेक्शन 90 एंड सेक्शन 90A। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, मतलब प्रोविजंस हैं जो हमें मे प्रिज्यूम के बारे में बताते हैं। अब शैल में मैंने आपको बता दिया मैंडेटरी पावर ऑफ द कोर्ट है, जहाँ कोर्ट बाउंड होता है। तो इसमें तो दिया वर्ड प्रोवाइडेड, जैसा कि स्टैट्यूट ने प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे दे रखा है जब तक कोर्ट को डायरेक्ट किया गया है, मतलब कोई भी निर्देश दिए गए हैं, उससे वो बाउंड है। और यहाँ पर भी वही है कि टिल इट इज़ डिसप्रूव्ड, जब तक वो डिसप्रूव ना किया गया हो तब तक वो साबित माना जाएगा, प्रूव्ड माना जाएगा। इसमें एग्जांपल्स हैं 79, 80, 88, 81, 82, 83, 84 नहीं है, आपको याद रखना है, 85 एंड 89। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं और आपके एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है जो हम लोग गलत कर देते हैं। इसके अलावा ये दोनों प्रिजम्पशंस जो हैं वो रिबटेबल प्रिजम्पशन है, मतलब खंडनीय प्रिजम्पशंस हैं। इसको हम ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, रिबट भी कर सकते हैं। तो ये रही हमारी मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम। अब हम कॉन्क्लूसिव प्रूफ की तरफ बात करते हैं, वो होती है हमारी इररिबटेबल प्रिजम्पशन, मतलब जहाँ पर कोर्ट अपने आप ही फाइनल मान लेता है और दूसरा साक्ष्य, दूसरा एविडेंस अलाउ नहीं किया जाता। तो इररिबटेबल मैंने बता दिया। और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, जैसा भी कोर्ट डिक्लेयर करता है उसके अलावा कुछ और अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें लिखा है कि अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट पर डिक्लेयर करता है उसे एज प्रूव्ड, तो कहीं ना कहीं दूसरा फैक्ट के अलावा कोई भी दूसरा साक्ष्य नहीं लिया जाएगा, उसे ही प्रूव माना जाएगा। ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड, मतलब एक के डिपेंडेंट पे दूसरा फैक्ट प्रूव मान लिया जाएगा, राइट। नॉट अलाउ अदर
एविडेंस फॉर डिसप्रूविंग, दूसरा एविडेंस अलाउ नहीं किया जाएगा डिसप्रूव करने के लिए, राइट। तो ये बेसिकली हो गया यहाँ पे हमारा शैल प्रिज्यूम। इसमें बेसिकली सेक्शंस हैं, सेक्शन 41, 112, 113। तो ये प्रोविजंस हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा इररिबटेबल मैंने आपको बता दिया। अब हम मूव ऑन करते हैं सेक्शन 5 की तरफ। सेक्शन 5 में दे रखा है रेलेवेंट फैक्ट, मतलब कुछ एविडेंस होते हैं जो खाली रेलेवेंट ही लिए जाएंगे या फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होते हैं वही लिए जाएंगे और इररेलेवेंट चीज़ें अवॉइड की जाएंगी। तो सेक्शन 5 में यही बताते हैं। इससे पहले मैंने आपको रेलेवेंट की डेफिनेशन क्लियर की थी सेक्शन 3 में, तो उसी का एक बेस बनाते हैं। एविडेंस मतलब साक्ष्य जो है वो हमेशा या तो रेलेवेंट होगा या फिर फैक्ट इन इशू होगा। रेलेवेंट बताया था आपको चैप्टर 2 में 5 से लेकर 55 तक। फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, नॉन एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, डिटेल में समझाया था लास्ट वीडियो में। इसके अलावा किसी सूट पर या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हो सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर कोई भी फैक्ट सुसंगत होते हैं तो ये हो जाता है हमारा रेलेवेंट अंडर सेक्शन 5। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा है कि ए ने बी का मर्डर किया, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या एक ए ने बी का मर्डर लाठी से किया या क्या ए की इंटेंशन थी बी को मारने के लिए। तो इस तरीके से हो जाते हैं रेलेवेंट फैक्ट। इररेलेवेंट चीज़ें अलाउ नहीं की जाएंगी, जो भी कनेक्टेड नहीं है फैक्ट इन इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से वो अलाउ नहीं की जाएंगी। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि अगर आपको सब्सिक्वेंट स्टेज पर बार कर दिया है, मना कर दिया है, बैन कर दिया है, तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो सीपीसीबी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सीपीसीबी इनेबल नहीं करेगा, जो सब्सिक्वेंट बार होता है उसको सीपीसीबी इनेबल नहीं करेगा, सीपीसीबी अलाउ नहीं करेगा। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें हमने सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को क्लियरली समझा। इसके अलावा अगर आपको बिहार की, एपीओ की या मेंस की या फिर एमपी जुडिशरी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सर से 7017254445। तो अगर किसी को ज्वाइन करनी है तो सर से क्वेरी ले सकते हैं और आपको डिटेल कर दिया जाएगा। तो हमने सेक्शन 4 और सेक्शन 5 क्लियरली समझा एंड जाना कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो बताइएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड हमने बहुत ग्रेट डिटेल्स में कवर किया है। होप कि आपको समझ आया होगा एंड प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हो सकता है अगर आपको कुछ रिप्लाई मिलता है तो थोड़ी देर बाद भी मिल सकता है रिप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है कि उसी टाइम रिप्लाई कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एडवोकेट दृष्टि एंड दिस वीडियो एंड होप कि आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत हेल्पफुल होता है सारे एग्ज़ाम्स के लिए। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, लिटिगेशन में भी, प्रैक्टिस में भी यूज़ होता है, सारे सब जगह यूज़ होता है और आपको इसकी नॉलेज ही होनी चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट या एज अ लॉ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो आई एंड दिस वीडियो एंड मीट यू सून विद न्यू provisions with new video and till then bye bye, take care and have a nice time.